भाइयों और बहनों, देश को आजाद हुए आज 74 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इन 74 वर्षों में हमने देखा है कि हमने बहुत सारी आर्थिक प्रगति की है, हमारी व्यवस्थाओं में प्रगति हुई है और हमने कई नए आयाम तय किए हैं। हम नहीं जानते आज के युवा वर्ग नहीं जानते कि देश जिस दिन आजाद हुआ उनसे कई वर्षों पहले किस तरह से पराधीन हुआ था। हमारी पराधीनता इसलिए थी कि हमने हमारी व्यवस्थाओं को नहीं संभाला, हमने हमारे मूल्यों को तिलांजलि दे दी थी और हमने स्वार्थ वृत्ति के अधीन होकर विधर्मियों को, विदेशियों को अपने घर में घुसने दिया। न केवल वे हमारे घर में घुस गए, पर उन्होंने हमारे दिलों पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी बातें हमको सिखाना शुरू कर दिया और हमने हमारी संस्कृति को भूलना शुरू कर दिया। आज हम स्वतंत्र हैं, पराधीन नहीं, पर आज भी हम विदेशी संस्कृति, विदेशी भाषा और विदेशियों का अंधा अनुकरण करते हुए वैसे ही पराधीन बने हुए हैं। इस देश में स्वतंत्रता का पहला ऐलान हो चुका था और उसके बाद एक महासंग्राम हुआ था 1857 की क्रांति का। इस संग्राम में देश को पराधीनता से मुक्त करने के लिए लोगों ने जान की बाजी लगाकर अपने आप को कुर्बान किया था, पर वह घोर संग्राम सफल न हो सका। इसके भी कई कारण थे, पर उसका अंजाम यह हुआ कि प्रजा खुद पर से भरोसा खो बैठी। कई दिनों तक, कई सालों तक, जब तक कि लोकमान्य तिलक ने वह ऐलान नहीं किया कि स्वराज मेरा धर्म सिद्ध अधिकार है, तब तक ज्वालाएं राख के खंडरों में छुपी हुई थी। फिर एक बार एक नई चिंगारी उठी और शोले भड़कने लगे। उस वक्त त्याग की भावना नहीं आई थी। स्वतंत्रता के मायने किसी को समझ नहीं आए थे पूरी तरह से, जब तक एक बैरिस्टर जिसने इंग्लैंड में पढ़ाई की और वकालत की और साउथ अफ्रीका में गया था सूट बूट पहनकर, ऐसा बैरिस्टर जब सब कुछ छोड़ छाड़ कर भारत आया तो उसने देखा कि स्वतंत्रता अभी मिलने के लिए जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वह त्याग की है। उसने अपने स्वार्थों को त्याग दिया और सभी को सिखलाया कि त्याग देश के लिए किस तरह से किया जाता है। जब तक स्वार्थ वृत्ति बनी रहती है तब तक आजादी की कोई किरण नजर नहीं आती। उसने लंगोटी पहन ली, खुद के बनाए हुए
खादी से उसने लंगोटी पहनी, वह वस्त्रहीन रहा और कोई ज्यादा वस्त्र नहीं पहनता था। पहले उसने स्थूल स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए त्याग की विशेषता बताई, हिंसा के त्याग की विशेषता बताई, क्योंकि हिंसा से मनोबल नष्ट हो जाता है, त्याग से मनोबल सुदृढ़ होता है। इस तरह से आत्मबल जगाया उसने देश के वासियों में गांधी बापू ने। और इस तरह से हमें अहिंसा के और त्याग के आधार पर पहले तो मानसिक स्वतंत्रता प्राप्त कराई और फिर देश की स्वतंत्रता भी प्राप्त की हमने। तो था जरूरी उस वक्त भी कि हथियार उठाए जाए, पर नैतिक मूल्य कभी टिक नहीं पाते। हमारे यहाँ पर जनतंत्र है, लोकतंत्र है, तो उसका श्रेय सारा गांधी जी को जाता है, क्योंकि उसने इस देश के मानस का निर्माण किया था। इस देश के मानस को निर्माण कर कर आजादी प्राप्त करने के बाद इस देश को पता चला कि किन मूल्यों पर आगे बढ़ना है, पर समय जाते धीरे धीरे फिर वही पराधीनता प्रस्तुत हो गई। पराधीनता उन स्वार्थी मनुष्यों के द्वारा प्राप्त हो गई, उनको एक हथियार के तरह। इस पराधीनता के हथियार को लेकर देश की आर्थिक, सामाजिक और न्यायिक व्यवस्थाओं को तिलांजलि देते हुए, नकारते हुए ये लोगों ने आगे बढ़ना शुरू किया। और आज भी वही हालत है देश की कि देश आर्थिक रूप से तो सुदृढ़ है, पर मानवीय मूल्यों से पराधीन है। हमने पराधीनता स्वीकार कर ली, हमने ऐसे अनैतिक विचारों को उच्च पदों पर सुदृढ़ होते, अवस्थित होते देखा है और देख रहे हैं। और इन्हीं की वजह से आज हम न्याय प्राप्त नहीं कर सकते, किसी भी तरह का न्याय। कितने ही साल न्यायालयों में तो लग जाते हैं, पर ऑफिसरों में चक्कर काटते काटते ऑफिसरों के कदमों में लुढ़कते लुढ़कते गुजर जाते हैं। ऐसी आजादी की कल्पना तो कहीं किसी ने नहीं की थी। किसी नेता ने स्वाधीन भारत के पहले ऐसी कल्पना नहीं की थी भारत की। पर आज हम उस यथार्थ को देख रहे हैं जिसे हम देखना नहीं चाहते, पर मजबूर होते जा रहे हैं। तो ये बातें जो है मूल्यों की, मनुष्यत्व की, उसे हमने कहीं पीछे छोड़ दिया और आगे निकल गए। आज लोग लाइन में सही खड़े नहीं रहते। आज लोग अपने सामाजिक कर्तव्य को भी नहीं समझते। यह समझाना पड़ जाता है कि कचरा यहाँ न फेंको, वहां ना फेंको। यह समझाना पड़ता है कि शौच रखो। अब जबकि पैंडेमिक आया तो लोगों को कुछ मर्यादाएं फिर ख्याल में आई, पर यह सारी स्थूल मर्यादाएं हैं। हम उन मर्यादाओं की बात कर रहे हैं जो आर्थिक, सामाजिक और न्यायिक जीवन में होनी चाहिए। पर जब तक वे मर्यादा नहीं है, तब तक स्वतंत्रता के नाम पर हम लोगों ने स्वच्छंदता को अपना लिया है। आज देखा जाता है कि संभ्रांत परिवारों में भी कई झगड़े और कई मनमुटाव हो रहे हैं। इसी तरह से वहां पर कुछ भी खाया पिया जाता है, कभी भी घर आना, कभी भी घर से चले जाना, यह आजकल के जवानों की रीत बनते जा रही है। इस तरह से छोटी 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 अमर्यादाओं को हम सींचते जा रहे हैं हमारे जीवन में। तो फिर
कौन सी आजादी हमने प्राप्त की, इसका विचार जरूर मन में उठना चाहिए। सांस्कृतिक विचार की धारा कहीं सूखती जा रही है। सरस्वती माता जो नदी थी, जिस तरह से ओझल हो गई, इस तरह से हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक वृत्तियां क्षीण होते होते हमारी उनके प्रति की प्रेम और सद्भावना मिटती जा रही है। सामाजिक पारिवारिक मूल्य अब ओझल से होते जा रहे हैं। कोई अपने माँ बाप की चिंता नहीं करता, कोई अपने देश की चिंता क्या करेगा। देश बहुत दूर की बात हो गई है। लोग यहां पढ़ लिख कर, यहां पर डॉक्टरी पास कर कर, इंजीनियरिंग पास कर कर विदेशों में दौड़े चले जाते हैं। और खास करके हमारे नेता लोग के, बड़े बड़े नेता लोगों के, बिजनेसमैनों के बच्चे भारत में पढ़ने से कतराते हैं और विदेशों में जाकर पढ़ लिख कर आते हैं। कुछ आते हैं, बहुत से वहीं रह जाते हैं। ऐसे हमारे देश की जो हालत हो रही है कि हमने विदेशों को, विदेशियों को, उनके रंग रूप को और उनके चाल चलन को सही समझना शुरू कर दिया है। हम हमारी भाषा में बोलने से शर्माते हैं। हम अंग्रेजी को देवताओं की भाषा मानने लगे हैं, जबकि हमारी देवताओं की भाषा संस्कृत थी और हमारी सारी मातृभाषाएं इस देश की संस्कृत से ही निकली है। वहां से ही उनका फव्वारा उठता है। पर हमने उस इंद्रधनुष रूपी हमारी भाषाओं को नकार दिया है। हमने वो काले सफेद कोट पहनकर अंग्रेजी अपनाया, अंग्रेजी टाई अपनाई, अंग्रेजी बूट अपनाए, अंग्रेजी खाना अपनाया, अंग्रेजी पीना भी अपना लिया। पता नहीं क्यों आजकल के नौजवान नशा करने से अपने आप को बड़ा सभ्य मानने लगे हैं। पता नहीं क्यों आज पिज्जा और बर्गर खाकर अपने आप को सुधरा हुआ मानने लगे हैं। कभी हमने हमारी संस्कृति पर टॉपिंग नहीं की थी। आज पिज्जा की टॉपिंग देख रहे हैं, हर एक तरह का टॉपिंग आता है पिज्जा पर। हमारी संस्कृति पर इसी तरह का टॉपिंग लगाकर हम अपने आप को सभ्य बताना शुरू करते हैं। नहीं, दाल रोटी में जो थी बात और वो सब्जी उसमें जो थी बात, वह कहीं दिखती नहीं। घर में खाना पसंद नहीं करते आजकल के नौजवान। रोड के रेकड़ियों में खाते हैं, बड़े बड़े होटलों में खाते हैं और जितना पैसा कमाते हैं सारा विदेशों में उड़ाने के लिए चले जाते हैं। क्यों? बताओ क्या करते हो? आपके इतने बड़े बड़े हेलीकॉप्टर, इतने प्राइवेट जेट, इतनी प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये सब लगा देते हो अपना पैसा। जहां कहीं एक अस्पताल बना देते, कहीं एक स्कूल बना देते, कहीं गरीब लोगों के पढ़ने की कुछ व्यवस्था कर देते, उनके लिए हेल्थ की, उनके लिए किसी दवाई की व्यवस्था कर देते। नहीं होता है आपसे। आप नेता लोग आज जमीनों को चुराने में जुट गए हैं। अपने काले धन, बेईमान धन को गाड़ने में, जमीनों में गाड़ते हैं। जरा सोचो, कुछ साल पहले खेती की जमीन 1-2 लाख में किसी खेती की जमीन मिल जाती थी। आज 15-20 करोड़ में एकड़ जमीन मिलती है। तो क्या हो गया है? कौन सा मजदूर अपनी खुद की खेती करेगा? ये क्या हो रहा है जरा समझो आप। जमीनें लुटाते जा रहे हैं, लूटते जा रहे हैं और गरीब गरीब बनता जा रहा है। कहीं पर भी इनके प्रति कोई ध्यान देने की कोई समझ नहीं है। यह जमीन बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े उद्योगपति अपने
जिम्मे अपने खिस्से में, अपने जेब में डालते जा रहे हैं। कभी जाने वाले नहीं हैं वहां खेती करने को। इनमें कोई खेती करने का मूड नहीं है, इनमें कोई खेती करने की वृत्ति भी नहीं है। राजा बनना चाहते हैं, वो सालों साल, पीढ़ियों दर पीढ़ियों अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ जाने की तमन्ना करते हैं। पता नहीं क्यों उनको वो गरीब आदमी याद ही नहीं आता। क्या करेंगे? 1000, 2000, 15,000 एकड़ जमीन एक के पास रखी हुई है। क्या करेंगे ये लोग उस जमीन से? सोचो, कुछ भी नहीं। ये लोग वही मजदूरों को वहां कर काम कराएंगे, या तो फिर कारपोरेट फार्मिंग के लिए दे दीजिए। कारपोरेट फार्मिंग के लिए दे देंगे ये लोग जमीन को, पर नहीं समझते कुछ। ये राजा लोग जब तक अपने को राजा बनाया रखना चाहते हैं, जब तक ये डकैत और ये क्रिमिनल लोग हमारी पार्लियामेंटों में और हमारे विधानसभाओं में बैठे रहेंगे, तब तक आप उस आजादी की कल्पना भी मत करो। जिस आजादी की कल्पना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी, उसकी कल्पना भी आप नहीं कर पाओगे। कभी भूल जाओगे कि कल्पना भी क्या होती है आजादी की। इस तरह से देश लुढ़कते जा रहा है। फिर कहते हैं कि हम आजाद हैं। किसी भी तरह से हम आजाद नहीं हुए हैं। बहुत दूर है आजादी। जय हिंद।